प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1591 स्पेस बेस्ड वेपन्स। XUANW का शरीर ईस्ट चाइना सी रीजन द्वारा एक सुपर बैटलशिप में बदला जा चुका था। उसके पास इतनी सॉलिड डिफेंसिव आर्मोर थी, एक विशाल अंदरूनी स्पेस, और वो डुबकी भी लगा सकता था और तैर भी सकता था। वो एक नेचुरल सुपर बैटलशिप के लिए बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल था। सुपर पावर्स को इंप्रूव करने की स्पीड धीमी होती है, लेकिन अगर उसमें टेक्नोलॉजी जोड़ दी जाए तो स्ट्रेंथ को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। XUANW के अंदर एक टाइन वेव वेपन इंस्टॉल किया गया था, जो लूक हेरोन की तियनहाई कैनन जैसा था। जैसे ही सुस्का ने कॉल दी, XUANW ने जवाब दिया। एक्सुआंगुआंग कैनन ने कुछ असर तो किया है, पर इतना नहीं कि उसे हराया जा सके। मुझे रीजन से हाई लेवल अथॉरिटी की रिक्वेस्ट भेजनी होगी। उसने ट्यूरेंट सुप्रीम कमांडर ली ग्वेंजियाओ को एप्लीकेशन भेजी हाई लेवल वेपन्स मोबिलाइज करने के लिए। ली ग्वेंजियाओ ने ट्यूरेंट रिप्लाई किया, क्या सोच रहे हो? इन कमबख्त इन्वेडर्स को किसी भी कीमत पर खत्म करो, नहीं तो दोघाई सिटी का अंत तय है। स्थिति बहुत गंभीर थी और ली ग्वेंजियाओ बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहे थे। अगर ये उनका इलाका न होता तो शायद वो 1-2 लव डेथ गॉड्स भी लॉन्च कर देते। परमिशन ऑब्टेन्ड, XUANW ने कंफर्म किया। इस तरफ भले ही इंडिया थोड़े परेशान हाल में था, उसकी मोमेंटम अभी भी पावरफुल थी। उसने ह्यूमंस के प्रति थोड़ी सी रिस्पेक्ट जरूर दिखाई, लेकिन किंगलोंग और ज़ूके की तरफ देखते हुए अपने हाथ में ब्लड बॉल उठा ली। चाहे सामने कोई बच्चा ही क्यों ना हो, उसे हल्के में लेना गलत होता है। अब इस बैटल को जल्दी खत्म करता हूं। जैसे ही उसने कहा, उसकी हथेली में पकड़ा ब्लड जेड अचानक हवा में फट गया। आसमान से एक डरावनी ब्लड रिवर फूट पड़ी। किंगलोंग और यूके को उसमें मरे हुए काउंटलेस वॉरियर्स के चेहरे दिखाई दिए। तड़पते हुए, चिल्लाते हुए, उनकी आत्माएं उस ब्लड वेव के साथ उनकी तरफ बढ़ रही थी। किंगलोंग का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसने ज़ूके को अपने बड़े पंजे से उठाया और पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। किंगलोंग, तुम? ज़ूके को ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। किंगलोंग की आवाज उसके कानों में गूंजी, तुमने अब तक ब्रेक थ्रू नहीं किया है और यहां रुकने से कोई फायदा नहीं। दूसरी जगह जाकर लड़ाई में मदद करो। उसकी आवाज कठोर थी, जैसे मानो वो ज़ूके को बोझ समझ रहा हो। लेकिन ज़ूके की आंखों में एक हल्का सा आंसू चमक गया। वो जानती थी कि किंगलोंग ऐसा सिर्फ उसे बचाने के लिए कर रहा है। सामने वाला दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल था। ज़ूके के मन में एक अजीब सी भावना भर आई, दुख और गिल्ट का मेल। वो अपनी कमजोरी से शर्मिंदा थी। दोघाई सिटी की टॉप 3 मास्टर्स में शामिल होने के बावजूद वो किंगलोंग की मदद भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो सोल्जर थी, दोघाई रीजन की गार्डियन। उसने जल्दी से खुद को संभाला, अपने कॉम्बैट सूट के फ्लाइट जेट्स ऑन किए और ब्लू आर्मर्ड वॉरियर्स से जूझ रहे बैटलफील्ड की तरफ उड़ गई। वहीं दूसरी ओर किंगलोंग सिल्वर आर्मर्ड इंडिया और उस ब्लड रिवर का अकेले सामना कर रहा था। उसे अपने प्राण संकट में लगे। उसने पूरा गोल्डन स्ट्रेंथ एक्सप्लोड किया ताकि ब्लड रिवर को रोक सके, लेकिन उसकी ऊर्जा उस रिवर में ऐसे समा गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किंगलोंग ऑलमोस्ट हार मानने वाला था। तभी XUANW ने फाइनली अपनी एडवांस्ड वेपन्स के साथ डॉकिंग कंप्लीट कर लिया। उसने आसमान की ओर देखा। उस रात का आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। अच्छा मौसम नहीं था, लेकिन उन डेंस बादलों के पार ऑर्बिट में एक विशाल मिलिट्री सैटेलाइट अपने विंग शेप्ड सोलर पैनल्स खोल रहा था। उसने एंगल एडजस्ट किया और इमेंस एनर्जी को एक बीस्टिंग शेप्ड लॉन्चर में फोकस किया। फिर ब्लू प्लैनेट की ओर एक सीधा सफेद प्रकाश का बीम फूटा। स्पेस से देखने पर वो सिर्फ एक पतली सी लाइन लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसी, बादलों को चीरते हुए एक धमाकेदार आवाज हुई, बूम। आसमान में एक विस्फोट हुआ, बादल फट गए और आसमान पूरी तरह साफ हो गया। इंडिया ने ऊपर देखा और एक ह्यूज सिल्वर लाइट कॉलम को अपनी ओर गिरते देखा, जैसे कोई डिवाइन पनिशमेंट सीधा उसके ऊपर गिर रही हो। एक 980S में कोलंबिया के नेताओं ने एक स्टार वॉर्स प्लान बनाया था, सैटेलाइट बेस्ड वेपन से पूरे ग्रह पर प्रेसाइज स्ट्राइक्स करने का सपना। प्लान गायब हो गया था, लेकिन 2050 के बाद
जैसे ही आइस एज और एलियंस का संकट आया, ये प्लान वापस एक्टिवेट हुआ। स्पेस से लॉन्च होने वाले ये हथियार कहलाते हैं स्पेस बेस्ड वेपन्स। हुआशु देश के ईस्ट चाइना सी रीजन ने भी ऐसे हथियार तैयार कर रखे थे। जैसे ही वो लाइट दोघाई सिटी पर गिरी, सब कुछ जैसे फ्रीज हो गया। पूरा शहर रोशन हो गया, जैसे सुबह हो गई हो। फॉग वैली के वॉरियर्स जो सी ड्रैगन फोर्स से लड़ रहे थे, इस प्रकाश को देखकर सहम गए। ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो प्रिडिक्टेड टाइम नहीं आया। क्या हमारी कैलकुलेशन गलत थी? ब्लैक एंड व्हाइट आर्मर पहनने वाला कमांडर इंडिया की पोजीशन की तरफ उड़ गया। अगर इंडिया इस अटैक में सच में मर गया होता, तो उन्हें पूरा इन्वेजन प्लान दोबारा सोचना पड़ता। चैप्टर 1592 बहमत। ब्लैक एंड व्हाइट आर्मोर वाला कमांडर सीधा उस जगह पहुंचा जहां स्पेस बेस्ड वेपन गिरा था। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ चिंता थी। वो इतने पास तक भी नहीं गया। उसे डर था कि कहीं बची कुची एनर्जी उसे भी अपनी चपेट में न ले ले। जनरल, आप ठीक हैं? उसने इंडिया से कांटेक्ट किया। कुछ देर बाद आवाज आई, मैं ठीक हूं। इंडिया का शरीर उस गहरे क्रेटर से बाहर निकला जो स्पेस बेस्ड वेपन ने जमीन पर बनाया था। हालांकि उसकी आर्मोर अब थोड़ी बिगड़ गई थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। लेकिन उसकी आंखों में जो गुस्सा था, वो जैसे पूरे ईस्ट चाइना सी सिटी को निगल जाने वाला हो। उसी समय किंगलोंग ने उसकी टूटी हुई आर्मोर के अंदर की डार्क रेड स्किन देखी। इंसानी त्वचा से बिल्कुल अलग, सूखे चमड़े जैसी, टफ और छोटे छोटे उभारों से भरी हुई। किंगलोंग की नजरें सख्त हो गई। क्या केओस ने पहले जो कहा था वो सही था? एक लिजर्ड लाइक स्पीशीज। तो ये एक और एडवांस्ड सिविलाइजेशन है। स्पेस बेस्ड वेपन्स भी इंडिया को नहीं मार पाए। ये देखकर XUNW और जिंगलोंग दोनों को एक बुरा सा एहसास हुआ। ऐसे वेपन्स की लिमिट होती है। पावर आउटपुट बहुत हाई होता है तो कूल डाउन जरूरी होता है। लेकिन अब लड़ाई दो बनाम एक थी और जीतने की उम्मीद भी बाकी थी। खासकर जब यह दोघाई सिटी में हो रहा हो, जहां लार्ज स्केल हाई इंपैक्ट वेपन्स लॉन्च करना भी एक टैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त इंडिया ने किंगलोंग की तरफ देखना छोड़ दिया। उसकी स्कारलेट आंख अब XUNW पर टिक गई थी। उसका टूटा हुआ मास्क अब उसकी लाल ग्लोइंग आंख को पूरी तरह दिखा रहा था। उसने समझ लिया कि असली खतरा किंगलोंग नहीं, बल्कि वो सी मॉन्स्टर है जो ओशन में छुपा बैठा है। उसी ने उस पर सबसे ज्यादा डैमेज किया है। ये बंदा तुम्हारे हवाले है, इंडिया ने ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर से कहा। जिंदा पकड़ सकते हो तो अच्छा, नहीं तो कम से कम उसका बॉडी ले आना। इतना कहकर इंडिया अपनी ब्लड रिवर को एक्टिवेट करता है और XUNW की ओर तेजी से उड़ जाता है। किंगलोंग हैरान था। इतनी देर तक लड़ाई करने के बाद जब उसे लगा कि अब उसकी मौत पक्की है, उसी वक्त एनिमी का मेन जनरल भाग गया। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने इंडिया को जाते हुए देखा, फिर किंगलोंग की तरफ मुड़ा। खुद से लड़ोगे या मैं शुरू करूं? किंगलोंग की आंखें गहरी हो गई। मेन जनरल से नहीं जीत पाया, लेकिन क्या अब एक डेप्यूटी से भी नहीं लड़ सकता? रोर! किंगलोंग ने जोर से दहाड़ा, अपना मुंह खोला और उस कमांडर पर झपटा, जो उसके मुकाबले किसी चींटी जैसा लग रहा था। नियॉन हार्बर, कोलंबिया ओशन फ्लीट का नवल बेस। ये रात एक ऑर्डिनरी रात नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे कड़ाके की ठंड में हर दिन बर्फ गिरती है। आसमान में गड़गड़ाहट गूंज रही थी, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। कैप्टन कार्टियर्स, हेल चेन का रियर एडमिरल, अभी भी अपनी लक्सूरियस विला में रात का मजा ले रहा था। उसकी विला में हर तरफ अंडरवियर और ऑफस्प्रिंग आइसोलेशन बैग्स, कॉन्ट्रसेप्टिव्स फैले पड़े थे। शराब की बॉटल्स जमीन पर बिखरी हुई थी। वो अपने जाइंट राउंड बेड पर लेटा था, जहां एक दर्जन लड़कियां अधनंगी या पूरी तरह बिना कपड़ों के एक रंग बिरंगे पजल की तरह इधर उधर पड़ी थी। उसके मजबूत अपर बॉडी पर मोटे बाल थे और चेहरा मस्त था, एक ड्रीमी ड्रंक लाइफ जीता हुआ। बूम! एक बिजली बाहर चमकी और आसमान रोशन हो गया। कार्टियर्स ने खिड़की से बाहर देखा
और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसे लगा जैसे कोई खतरा करीब आ रहा हो। वो धीरे धीरे लड़कियों के ढेर से बाहर निकला, बिना कपड़ों के सीधा खड़ा हो गया। दूर समंदर में काले पानी की लहरें कुछ ज्यादा ही रेस्टलेस लग रही थी, जैसे कुछ डरावना पास आ रहा हो। एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, ऐसा डर जो उसने काफी वक्त से महसूस नहीं किया था। आखिरी बार ऐसा तब हुआ था जब वो एदो में 3 ब्लैक रोब्ड मॉन्स्टर से टकराया था। शिट, ये कैसा फीलिंग है? क्यों लग रहा है आज कुछ बुरा होने वाला है? उसने अपने माथे को मसला, बाथरूम की ओर गया और अपने इप्सिलॉन लेवल वाटर कंट्रोल एबिलिटी से शराब को तुरंत बाहर निकाल दिया। फिर जमीन से एक महिला का थोंग उठाया और पहन लिया। कपड़े पहनते हुए उसने कॉल किया, हे शियाओका। कैप्टन, क्या बात है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तुम नोटिस कर रहे हो? मैं एक लड़की की बेली पर सो रहा था, लेकिन दिल कह रहा है कुछ गलत है। आपका मतलब है दुश्मन का हमला? शियाओका कार्नेरो थोड़ा हैरान था। कौन इतनी हिम्मत करेगा कि कोलंबिया के नवल बेस पर हमला करे? वो सोचने लगा। पिछली सदी में एक पागल देश ने ऐसा करने की कोशिश की थी और अपनी स्टुपिडिटी साबित कर दी थी। अब वो देश सिर्फ कोलंबिया का पपेट बनकर रह गया है। कार्नेरों को याद आया, वैसे आज रात जिंगडाओ के पास हमारी 2 वॉरशिप्स डिस्ट्रॉयड हो गई थी। क्या ये उसी से जुड़ा हो सकता है? हु केयर्स? अलर्ट रहो, कार्टियर्स ने कहा। ठीक है कैप्टन, मैं जाकर चेक करता हूं। कार्नेरो ने कॉल बंद कर दी, लेकिन उसे ये बात भूली नहीं। वो डिसिप्लिन्ड सोल्जर था। जरूरी नहीं कि उसका मस्तमौला रवैया उसकी नवल ड्यूटी में कमी दिखाए। उसे अभी अभी फॉग वैली इंसिडेंट की रिपोर्ट भी मिली थी। कार्नेरो कमांड सेंटर से निकला, अपने जाइंट स्नाइपर राइफल को उठाया जो किसी इंसान से भी ऊंचा था, और एलिवेटर से ऑब्जर्वेशन टावर पर चढ़ गया। उसने राइफल का ऑप्टिकल ऑक्सिलरी स्कोप एक्टिवेट किया और सी की डायरेक्शन में देखना शुरू किया। समंदर शांति से था, लहरें धीरे धीरे उठ रही थी। कुछ असामान्य नहीं दिख रहा था। फिर उसकी आंखों में एक हल्का नीला प्रकाश चमका। उसकी एबिलिटी वॉचर एक्टिवेट हो गई, जिससे उसकी दृष्टि कई गुना बढ़ गई और वो गहराई में भी देख सकता था। और जैसे ही उसने देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। समंदर के नीचे एक विशालकाय मॉन्स्टर, जिसकी लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी, नवल बेस की तरफ बढ़ रही थी। उस क्रीचर ने उसे घूरते हुए देख लिया। उसकी बड़ी काली आंखें बिना किसी भावना के कार्नेरो की तरफ देख रही थी। कार्नेरो 2 कदम पीछे हट गया। फिर तुरंत उसने कार्टियर्स को मैसेज भेजा, कैप्टन, अब मजे छोड़ो। एक भयानक मॉन्स्टर हमारी ओर बढ़ रहा है। और जैसे उसकी बात पूरी हुई, समंदर की सतह से लगभग 10 मील दूर एक जायंट शैडो उभरी। उसके सामने नेवी के सबसे बड़े वॉरशिप्स भी सिर्फ खिलौने लग रहे थे। चैप्टर 1593, स्वीपिंग द ओशन फ्लीट। कनारो ने तुरंत कार्टियर्स और पूरी नेवी के सीनियर मैनेजमेंट को नोटिफाई किया और अपनी अथॉरिटी से हाईएस्ट लेवल अलर्ट इशू कर दिया। लेकिन तब तक वो विशाल मॉन्स्टर पहुंच चुका था। बूम! समंदर की लहरें कई मीटर ऊपर उठीं और एक भयानक विशालकाय लाल सी मॉन्स्टर पानी से बाहर आया। वो एक स्कारलेट रंग का मॉन्स्टर था, एक बहुत बड़ी लिजर्ड जैसा, जिसकी पीठ पर लंबा डोर्सल फिन था और तलवार जैसी नुकीली स्पाइक्स थी, जो 10 मीटर से भी लंबी थी। जैसे ही वो पानी से निकला, तट पर तैनात सैनिकों की आंखों में डर साफ दिखा। उनके जीवन में कभी उन्होंने इतना डरावना दृश्य नहीं देखा था। उनके सामने वो लाल सी मॉन्स्टर ऐसा लग रहा था जैसे इंसान की भीड़ में एक देवता उतर आया हो। सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी उसके सामने खिलौने जैसा लग रहा था। जैसे ही उसने तट पर खड़े दर्जनों ह्यूमन वॉरशिप्स को देखा, उसने बस एक सिंपल एक्शन किया, अपनी मोटी गर्दन को चारों ओर घुमा दिया। बूम, बूम, बूम! जबरदस्त झटका झेलते ही सारे वॉरशिप्स उड़ गए। कोस्टलाइन पर सीरियल एक्सप्लोजन्स शुरू हो गए।
दुनिया के टॉप वॉरशिप्स ऐसे बर्बाद हो रहे थे जैसे बच्चों के खिलौने हों। कनारो ने उस समय अपने हाथ में स्नाइपर को मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो गोली चलाना चाहता था, लेकिन उसके इंस्टिंक्ट्स, एक टॉप स्नाइपर के इंस्टिंक्ट्स, ने उसे रोका। अगर मैंने अभी फायर किया तो मैं मारा जाऊंगा। वो समझ गया, सामने वाला दुश्मन उसके स्तर से बहुत ऊपर है। चारों ओर चीखें गूंज रही थी। कई नेवी सोल्जर्स मारे जा चुके थे और कुछ तो सिर्फ उस सी मॉन्स्टर के शॉकवेव से ही खत्म हो गए। नवल बेस का अलार्म पूरे हार्बर में गूंज उठा। हजारों सैनिकों ने जवाबी हमला किया, लेकिन उस सी मॉन्स्टर के सामने इंसान कोई मायने नहीं रखते थे। वो उन्हें देख ही नहीं रहा था। उसी क्रिटिकल मोमेंट पर फाइनली कार्टियर्स, ओशन फ्लीट नेवी की हाईएस्ट कॉम्बैट पावर, पहुंच गया। वो एक मैसिव मिसाइल के ऊपर खड़ा होकर हवा में उड़ता आया। हाँ, कार्टियर्स हमेशा की तरह स्टाइलिश एंट्री लेता है, जैसे कोई सुपर हीरो लोगों का अटेंशन एंजॉय कर रहा हो। उसके कंट्रोल में वो ओवरसाइज्ड टोमाहॉक शेप्ड प्रोजेक्टाइल सीधे सी मॉन्स्टर की तरफ गया। उसी वक्त कनारो ने भी बिना हेजिटेशन गोली चला दी। कार्टियर्स का मिसाइल और कनारो की स्नाइपर शॉट दोनों एक साथ उस जाइंट सी मॉन्स्टर को लगे। एक भयंकर एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन मॉन्स्टर का शरीर जरा भी नहीं हिला। कनारो की एबिलिटी ने उसके टफ स्किन को पियर्स किया और वहां से गाढ़ा हरा खून निकला। लेकिन उस मैसिव बॉडी के सामने ये चोट बस उतनी थी जैसे इंसान की स्किन पर एक सुई चुभ जाए। कार्टियर्स की आंखें थोड़ी गंभीर हो गई। क्या ये वही मॉन्स्टर है जो जिंगडाओ से निकला है? उसे याद आया गेट कीपर ऑफ हेडीज के साथ पिछली लड़ाई। वो हमेशा से उस हार का बदला लेना चाहता था, लेकिन जाहिर है उसके पास अब ज्यादा ताकत है। अपोकलिप्स के बाद कार्टियर्स की स्ट्रेंथ अब ब्लैक चैरियट थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर चुकी थी। टेक्नोलॉजी से बने इंसानों का अपर लिमिट एक समय पर फिक्स था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी थी। कोलंबिया में एक पावरफुल एलियन ने उसकी मदद की, जिससे वो अपनी लिमिट को ब्रेक कर सका। कार्टियर्स ने एक चिपचिपे जेलेटिनस सरफेस पर पैर रखा और फेक मुस्कान के साथ सी बीस्ट को देखा। मेरी जमीन पर ट्रबल क्रिएट करोगे? अब तो लौटने का सवाल ही नहीं। उसने अपने हाथ जोड़े। दोनों हथेलियों के बीच में ट्रांसपेरेंट वाटर ड्रॉपलेट्स बनते गए और कुछ ही पलों में वो एक मैसिव वाटर बॉल में बदल गए। सुपर ओरिजिनल वाटर। कार्टियर्स ने उस वाटर बॉल को कैनन बॉल की तरह सी बीस्ट की तरफ फेंका। सी बीस्ट ने उसे देखा और सीधे अपने मुंह से एक ब्लैक एनर्जी बॉल छोड़ा। वो डायरेक्टली उस वाटर बॉल से टकराई। दोनों पावर्स की भिड़ंत से एक एनर्जी स्टॉर्म पैदा हुआ, जिसने नेवी फ्लीट का पोर्ट हिलाकर रख दिया। उस एनर्जी का शॉकवेव इतना इंटेंस था कि कार्टियर्स के पीछे लहराता हीरो का रेड केप भी फट गया। एक छोटी सी फाइट के बाद कार्टियर्स को इंस्टेंटली महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उस लाल सी मॉन्स्टर के पीछे कुछ सूजे हुए पॉड जैसे स्ट्रक्चर्स खुले और वहां से सैकड़ों आर्मोर्ड वॉरियर्स उड़कर बाहर आए। उन्होंने अपने हथियार निकाले और पूरे नवल बेस पर हमला बोल दिया। नेवी के सभी ऑफिसर्स के चेहरे पर डर था। एक मॉन्स्टर ही मुश्किल से संभल रहा है, अब ये नए मिस्टीरियस सिविलाइजेशन के वॉरियर्स। नवल बेस के हेडक्वार्टर्स में बैठे फ्लीट कमांडर डगलस ने बिग स्क्रीन पर उस भयानक बैटलफील्ड को देखा। वो गंभीर स्वर में बोला, तुरंत इवैक्यूएशन की तैयारी करो और स्पेस बेस्ड वेपन्स रेडी रखो। एक ऑफिसर ने पूछा, सर, तो टाइनवे वेपन्स का क्या? टाइनवे वेपन्स का मतलब था गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव, एक ऐसा हथियार जिसे सीक्रेट मिलिट्री प्रोटोकॉल्स के तहत सिर्फ इरेजिस्टिबल थ्रेट के वक्त यूज किया जा सकता था। डगलस का चेहरा सख्त था। वो अपनी बेस को बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो कोलंबिया वापस भी जाए तो उसकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस सामने आ रही थी वो साबित कर रही थी कि अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस की ताकत किसी भी चीज से ज्यादा खतरनाक है, और अगर अब वो अकेले लड़ेंगे तो ओशन फ्लीट का पूरी तरह खत्म हो जाना तय है। काफी देर सोचने के बाद डगलस ने एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल एक्टिवेट किया
जिसे बहुत समय से यूज नहीं किया गया था। अब फ्रैंकलिन से मदद मांगने का वक्त आ गया है। कोलंबिया की राजधानी फ्रैंकलिन स्टेट के विले डिस्ट्रिक्ट में है। अपोकलिप्स के बाद ओशन फ्लीट कोलंबिया की फ्रंटियर पर कंट्रोल रखता था, लेकिन एडवांस्ड आर्म्स और टेक पावर हमेशा फ्रैंकलिन के पास रही। डगलस जैसा घमंडी अधिकारी भी फ्रैंकलिन को तभी बुलाता है जब हालत हाथ से निकल जाए। इसी वक्त बैटलफील्ड पर कार्टियर्स को अकेले उस रेड सी बे से लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि कनारो उसकी मदद नहीं कर सकता था। फॉग वैली की एलियन आर्मी में अब एक ऐसा वॉरियर भी आ चुका था जो ब्लैक एंड व्हाइट आर्मोर में था, और उसकी पावर व्हाइट चैरियट लेवल की थी। कनारो को अब उसे हैंडल करना पड़ा, और ये सब कार्टियर्स के लिए एक नाइटमेयर बन गया। डैम इट, ये मॉन्स्टर एग्जिस्ट क्यों करता है? कार्टियर्स ने एक हाथ से अपना माथा पकड़ा। आंखों में झुंझलाहट थी। काश मेरे पास ऐसी एब्सोल्यूट पावर होती कि मैं इप्सिलॉन क्लास डीप सी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता। इतना कहते ही कार्टियर्स ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की पूरे समुद्र की तरफ। चारों ओर के समुद्र से सैकड़ों म्यूटेंट सी बीस्ट्स ऊपर आने लगे, जैसे उबलते पानी से मॉमस निकलते हैं। समंदर की सरफेस अब इन क्रीचर्स से भर चुकी थी। सी स्वार्म्स, ग्रुप बैटल हो या मास फाइट, मैंने कभी डर नहीं माना, कार्टियर्स ने टीथ ग्राइंड करते हुए कहा। चैप्टर 1594 द प्रोडक्ट ऑफ फेलियर। कार्टियर्स के एब्सोल्यूट पावर के बुलावे पर समुद्र के किनारे से बेशुमार सी बीस्ट्स बाहर निकलने लगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि फॉग वैली ट्रूप्स भी चौंक गए। इनमें से कई सी बीस्ट्स की स्ट्रेंथ अपर डेल्टा लेवल की थी। भले ही वो रेड सुपर जाइंट सी बीस्ट के लिए खतरा ना हो, लेकिन ऑर्डिनरी ब्लू आर्मोर्ड वॉरियर्स के लिए वो बेहद खतरनाक थे। कार्टियर्स कभी भी 1-on-1 बैटल्स में एक्सपर्ट नहीं रहा, लेकिन लार्ज स्केल कोलिशन वॉर्स में उसकी ताकत अपनी पीक पर पहुंच जाती है। रोर, सी बीस्ट्स ने भयंकर दहाड़े मारी, और कार्टियर्स के कमांड में जान की परवाह किए बिना फॉग वैली ट्रूप्स पर टूट पड़े। ये देखकर रेड सी मॉन्स्टर को लगा कि ये छोटे छोटे क्रीचर्स अब ट्रबल बन रहे हैं। वो पहले इन्हें निपटाना चाहता था, लेकिन कार्टियर्स ऐसा कैसे होने देता? वो जोर से हंसा, अपनी मुट्ठी ऊंची की और एक सुपरमैन की तरह सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ झपटा। पीछे सैकड़ों मीटर ऊंची वेव्स उठती गई। ओशन में उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। रेड सी मॉन्स्टर ने उसे देखा, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पूरा बॉडी समुंदर से छलांग मारकर बाहर आया। उसका सिर एक विशाल सिमिटर की तरह था, जो सीधे कार्टियर्स की तरफ झूमा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि हवा में सोनिक बूम गूंज उठा। रास्ते में जो भी वॉरशिप्स या सी बीस्ट्स आए, सब चकनाचूर हो गए। कार्टियर्स ने एक ग्रिम स्माइल दी, अपनी मुट्ठी लहराई और मॉन्स्टर की तरफ भागा। उसके पूरे शरीर को एक ट्रांसपेरेंट स्पेशल वाटर क्वालिटी ने ढक लिया था। वो था सुपर ओरिजिनल वाटर, जो सब कुछ डिसोल्व कर सकता है। जैसे ही दोनों टकराए, कार्टियर्स ने अपने फिस्ट के जरिए एक अनइमेजिनेबल ताकत महसूस की, जो उसकी पूरी बॉडी में फैल गई। क्रैक, उसे साफ अपने आर्म बोन्स के टूटने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसी वक्त उसके हाथ से सुपर ओरिजिनल वाटर फट पड़ा, जैसे फायरवर्क्स, और वो मॉन्स्टर की गर्दन पर फैल गया। स्विश, उस वाटर ने मॉन्स्टर की चमड़ी और मांस को घोलना शुरू कर दिया। कार्टियर्स भी जोर से उछलकर सी में गिरा। मॉन्स्टर की गर्दन से सफेद धुआं उठा। जख्म गहरा था, लेकिन उस मैसिव बॉडी के मुकाबले ये कुछ भी नहीं था। तभी समुंदर से अचानक एक धमाका हुआ, और कार्टियर्स फिर से बाहर निकला। उसका दाया हाथ ट्विस्टेड था, लेकिन उसने हल्का जोर लगाया, और उसका हाथ एक स्प्रिंग की तरह वापस अपनी जगह आ गया। उसका सुपरह्यूमन बॉडी उसे सेल्फ हीलिंग पावर देता था। वो था कार्टियर्स, लॉर्ड ऑफ द ओशन, कोलंबिया के इतिहास का सबसे सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी बीस्टमैन सिस्टम या एनहांसमेंट टेक कोलंबिया के वर्ल्ड क्लास जेनेटिक इंजीनियरिंग के सामने कुछ नहीं था। कार्टियर्स कभी रुकने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ,
उसका शरीर तो लैब का परमानेंट गेस्ट बन चुका था, पर अब उसके पास थी असीम ताकत, और यही असली रिवॉर्ड था। वो जोर से हंसा। रेड सी बीस्ट नीचे झांका और उस स्लाइटली इंजर्ड इंसान को देखा जो अब भी हंस रहा था। उसे समझ नहीं आया, ये अब भी हंस क्यों रहा है। फिर उसने अपना विशाल मुंह खोला। एक ब्लैक एनर्जी बॉल बनने लगी, जो उसके आइज के हिसाब से छोटी थी, लेकिन इंसानों के लिए एक ट्रक से भी बड़ी। कार्टियर्स ने खतरे को महसूस किया, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ मैडनेस और कॉन्फिडेंस था। टाइन वेव वेपन रेडी है। उसके कान में इंटेलिजेंस सिस्टम से वॉइस आया, प्लीज रिसीव द वेपन। तभी नवल बेस से एक मेटल गेट खुला और 2 ब्लू फ्लेम्स के जरिए कुछ लॉन्च हुआ, जो सीधा कार्टियर्स के सामने आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा। वो था एक 10 मीटर लंबा जायंट कैनन बैरल, पिच ब्लैक, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से भरा, इतना भारी कि दम घुटने लगे। सिर्फ कार्टियर्स जैसा म्यूटेंट ही इसे रॉकेट लॉन्चर की तरह उठा सकता था। उसने टाइनवे वेपन को मॉन्स्टर की तरफ एम किया। इंटेलिजेंस सिस्टम से कनेक्शन हुआ और उसने फायर किया। उसी पल रेड बीस्ट ने भी अपनी ब्लैक एनर्जी कैनन फायर की। दोनों ब्लास्ट्स हवा में एक दूसरे से टकराए। बूम, जैसे किसी पहाड़ को समुंदर में फेंका गया हो। एक भयंकर भारी आवाज गूंजी। दोनों एनर्जी वेव्स ने मिलकर एक विशाल कलरफुल एनर्जी स्फीयर बनाया, जो सी सरफेस पर फैल गया और एनॉर्मस स्टॉर्म बना दिया। इसका इंपैक्ट इतना तगड़ा था कि आसपास के सारे सी बीस्ट्स और फॉग वैली वॉरियर्स उसमें फंस गए। कई तो निकल ही नहीं पाए और एनर्जी के झटके से सीधे पार्टिकल्स में बदल गए। नवल बेस पर रैगिंग वेव्स टूट पड़ी और आम सैनिकों में पैनिक फैल गया। भीड़ में होते हुए भी इस लेवल की लड़ाई में उनकी कोई जगह नहीं थी। एक जबरदस्त इंपैक्ट के बाद रेड सी बीस्ट ने पहली बार कार्टियर्स की तरफ गंभीर नजरों से देखा। ये छोटे इंसान क्या सच में इतने ताकतवर हो गए? उसके मन में सवाल उठे। क्या 6th जनरेशन ह्यूमंस की टेक इतनी तेजी से बढ़ी है? क्या यही कारण है कि दुनिया इतनी जल्दी खत्म होने को आ गई? क्या ये भी एक प्रोडक्ट ऑफ फेलियर है? कार्टियर्स ने टाइनवे वेपन को देखा। उसकी आंखों में प्यार और रिस्पेक्ट था। क्या जबरदस्त चीज है। अफसोस, इसे ले नहीं जा सकता। टाइनवे वेपन पावरफुल था, लेकिन इसके फ्लॉज भी ऑब्वियस थे। बहुत हैवी, कैरी करना मुश्किल, चार्ज करना कॉम्प्लेक्स। लैंड बेस्ड डिफेंस के लिए बढ़िया था, लेकिन पर्सनल यूज के लिए प्रैक्टिकल नहीं। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव ज्यादा कन्वीनियंट था। इस बीच फॉग वैली वॉरियर्स का ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर नवल बेस पर उतर चुका था। उसके साथ कुछ और मिस्ट वैली वॉरियर्स भी आए और उन्होंने जगह जगह हमला शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक अनसीन स्नाइपर ने उस कमांडर पर अपनी गन एम कर दी। वो स्नाइपर था बिली द किड, यानी यासिन कनारो, जो अब इप्सिलॉन लेवल तक पहुंच चुका था। अपर कलिप्स के बाद उसे झंगी और जिंगडाओ डब्ल्यूग्यू के हाथों हार मिली थी। उसने खुद की कमजोरी पहचानी और अपनी आर्सनल में एक लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल जोड़ा। एक गनर का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है दूर से अटैक करना। अब उसका बैटलफील्ड ऐसा था, छिपकर सटीकता से एक डिसाइसिव स्ट्राइक के लिए तैयार। चैप्टर 1595, अटैकिंग हुआशु कंट्री। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने जैसे ही मिस्ट वैली की एलिट ट्रूप्स के साथ नवल बेस पर हमला शुरू किया, उसी वक्त एक स्नाइपर राइफल का बड़ा मजल उसके सिर की ओर एम कर चुका था। कनारो ने सांस रोकी, टारगेट लॉक किया और तुरंत ट्रिगर खींचा। एक ब्लैक लाइट उसके गन के मजल से निकली और पल भर में कमांडर के सामने पहुंची। जैसे ही कमांडर कुछ करने वाला था, उसने सामने से आती डेंजरस एनर्जी को महसूस किया। उसके माथे पर ठंडक सी महसूस हुई। बिना देर किए उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की, अपने हाथों से बॉडी को ब्लॉक किया और अचानक उसका शरीर दोगुना बड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ ब्लैक एंड व्हाइट आर्मों में लिपटे थे, 2 मेटल पिलर्स जैसे, जो सामने दीवार बन गए।
पफ। पर कन्नारों की बुलेट ने उस इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी को भी चीर डाला। कमांडर के दोनों हाथ सीधे छेद दिए गए। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने अपनी आर्म्स से बुलेट की स्पीड को धीमा किया और किसी तरह अपने सिर को बचा लिया। स्विश, वो ब्लैक बुलेट जिसमें भयानक सुपर पावर्स भरी थी, उसके सिर को ग्रेस करके उसकी आर्मोर फाड़ गई। आर्मोर हटते ही अंदर की रेड स्किन नजर आई और सिर पर एक छोटा सा लाल सींग भी चमक उठा। लेकिन क्या बस इतना ही? नो, उस पहली गोली के बाद 2 और बुलेट्स उसी रफ्तार से उसके सीने और लोअर एब्डोमेन की तरफ बढ़ी। ऑल थिंग्स पेनिट्रेट, एक ऐसी आर्मो पियर्सिंग एबिलिटी जो लगभग हर तरह की फिजिकल डिफेंस को डिसोल्व कर देती है, भले ही सामने वाला सुपर पावर में कन्नारों से बहुत ऊपर हो। उसके सामने एक सही शॉट काफी होता है। यही है स्नाइपर की ताकत, सारी शक्ति को एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एब्सोल्यूट अटैक में चैनल करना। पहले कनारों को यह गलतफहमी थी कि अगर किसी इंसान को हर क्षेत्र में मास्टर बनना है तो उसे सब कुछ बैलेंस करना होगा। लेकिन झंग यी से मिलने के बाद उसे समझ आया कि हर चीज में एवरेज बनने की कोशिश करने वाला इंसान कभी भी किसी चीज में एक्सेप्शनल नहीं बनता। झंग यी ने सिर्फ अपनी डिफेंस को एक्सट्रीम तक बढ़ाया और वो उन दुश्मनों के लिए भी एक नाइटमेयर बन गया जो उससे ज्यादा शक्तिशाली थे। कनारों ने चुना अल्टीमेट अटैक। वॉर के शुरू से ही वो सामने नहीं आया। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर का ध्यान सिर्फ कार्टियर्स पर था। उसे लगा नवल बेस में उससे ताकतवर कोई और एलियन नहीं है। इसीलिए जब कनारों ने हमला किया वो पूरी तरह ऑफ गार्ड था। 3 गोलियां, एक ने उसके आर्म्स फाड़ दिए, बाकी 2 ने उसके चेस्ट और लोअर एब्डोमेन को चीर दिया। कमांडर की रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थी। उसने अपनी वाइटल पॉइंट्स को बचा लिया, लेकिन वो अटैकर को देखे बिना ही 3 बार घायल हो चुका था, जिससे उसकी इंसानों के प्रति जो कॉन्टेम्प्ट थी वो चकनाचूर हो गई। दीज ह्यूमंस थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है जितना मैंने सोचा था। उसने अब रियल फाइट स्टांस ले लिया और डरावनी बात यह थी उसके बॉडी के जख्म तेजी से हील हो रहे थे। एनहांस्ड एलियंस का फिजिकल डिफेंस और सेल्फ हीलिंग एबिलिटी अनमैच्ड होता है, भले ही उसके इंटरनल ऑर्गन्स को चोट पहुंची हो। अगर ब्रेन और हार्ट सेफ हो तो वो जल्दी रिजेनरेट कर सकता है। कनारो मुस्कराया। मुझे पता था तुम लोग सबसे मुश्किल हो और इसी वजह से मैं उस आदमी की इज्जत करता हूं। कमांडर अब कनारों की दिशा जान चुका था और उसकी तरफ दौड़ पड़ा उसे मारने। लेकिन तभी उसका शरीर एकदम से जड़ हो गया। पूरे शरीर में पैरालिसिस फैल गई। कनारों ने शांत स्वर में कहा, मैंने गोली में जहर मिलाया था। यह भी उसी आदमी ने सिखाया। चाहे कोई एलियन कितना भी पावरफुल हो, मैटर यह करता है कि वो बैटलफील्ड पर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखता है और क्या वो जीत के लिए अपना ईगो छोड़ सकता है। वो में सिर्फ जीत मायने रखती है, तरीके नहीं। कमांडर ने दांत भींच लिए। अब वो सच में गुस्से में था। फिर से इंसानों ने मुझे धोखा दिया। उसने जोर से दहाड़ मारी और अपनी आर्मोर की नसों में एंटीडोट इंजेक्ट कर दिया जिससे जहर का असर रोका जा सके। फिर वो तूफान की तरह कनारों की तरफ दौड़ा। बूम! जहां से वो गुजरा वहां सब कुछ टूटता चला गया, जैसे किसी तलवार ने धरती पर सीधा निशान खींच दिया हो। कनारों का चेहरा गंभीर हो गया। किल करना सच में मुश्किल है। उसने बिना देरी किए उड़ान भरी, नवल बेस के कोनों में जहां वो हर इंच जानता था। कॉम्बैट यूनिफॉर्म के ऑक्सिलरी फंक्शन से वो मछली की तरह एस्केप करने लगा। कमांडर ने उसका पीछा किया और तभी हर तरफ एक्सप्लोजन्स होने लगे। कनारों के ट्रैप एक्टिवेट हो गए थे जो उसने खासतौर पर इन्हीं पावरफुल एलियंस के लिए बिछाए थे। एक्सप्लोसिव्स डीपो सीधा हवा में उड़ गया। उसका ब्लास्ट लगभग मिनिएचर लव डेथ गॉड के बराबर था। पूरा नवल बेस गर्म हो गया, गर्मियों जैसा। इसी समय जबकि ईस्ट चाइना सी के 2 मिलिट्री बेसेस पर हमला हो रहा था।
3 सिल्वर आर्मोर वॉरियर्स सैकड़ों LHW वॉरियर्स के साथ हुआशू की मेनलैंड की तरफ उड़ रहे थे। उनका आर्मोर एयरक्राफ्ट जैसा था। नीली रोशनी छोड़ते हुए वो रात के आसमान में मीटियोर्स की तरह लग रहे थे। कोस्टलाइन पर पहुंचते ही तीनों सिल्वर आर्मोर ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ सिग्नल शेयर किए और फिर पूरे स्क्वाड को 3 डायरेक्शंस में बांट दिया। एक सीधा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एक नॉर्थ वेस्ट और एक यांग्स रिवर के साउथ की ओर। ईस्ट चाइना सी और कोलंबिया के नवल बेस पर हमले की खबर पूरे हुआशू रीजन तक पहुंच गई थी। लेकिन दूरी और इंसानों की इंटेलिजेंस ट्रांसमिशन की लिमिटेड एफिशिएंसी की वजह से हर जगह एक साथ अपडेट्स नहीं पहुंच पाए। जियांगनन रीजन में झंग यी को यह जानकारी तुरंत नहीं मिली। उसे ये सूचना ब्लिजर्ड सिटी से फॉरवर्डेड हुई, दूर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहां पूरे हुआशू में सबसे ज्यादा ठंड होती है। वहां लुया दाओजून हा शैनजुओ एक हीटिंग रूम में शर्टलेस बैठा था, बियर पी रहा था और दोस्तों से हंसी मजाक कर रहा था। तभी उसे ये खबर मिली